मैं 14 साल की थी जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि वह बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 14 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। सुहाग रात में वह मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो तुम्हें? मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वह बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला बलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते देखा तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहा है? मैंने कहा, पापा यह बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वह अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी के मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था। मेरी दीदी और जीजा की मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे पर जान छिड़क थे दोनों, लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा माँ इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन जिसका नाम सुहाना था उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन माँ पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजा हमारे घर आया उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है बिट्टू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सुहाना की मौत हुई है मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। जीजा कहने लगा, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचे। खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस दिल से वहां अकेला रहता हूँ यह मैं ही जानता हूँ। उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी, कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की 10वीं क्लास शुरू हो जाएगी। बेटा मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ, जाने वाली तो आ चुकी है। तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। यह सुना था कि जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप यह कैसी बातें कर रही हैं? सुहाना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है, उसके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जाऊं, तुम सुहाना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। जीजा कहने लगा, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती? गौरी तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वह 20 से 22 साल की होगी मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी, यह जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वह कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के
साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बिट्टू छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी। वह फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया था। बिट्टू 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रह ही नहीं रहा था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो वह रो रहा होता था। माँ उसे बहला फुसला कर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वह मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है। लेकिन वह पता नहीं क्या सोचे बैठे था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था। एक ही घंटा बैठा था। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया था। हर महीने वह कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता। कहता था कि यह बिट्टू के खर्चे के हैं। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी। अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था। मुझे मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया, कहने लगी कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दे। यह सुनकर वह कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें। इससे इसकी माँ मत छीने। बिट्टू गौरी को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही ही है। 2-3 साल और रुक जाएं, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वह बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो दामाद? वह अभी गौरी की जान नहीं छोड़ता। उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपने बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वह कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे कर दे। जीजा ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकता था। यह सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा, तो फिर क्या हुआ? बिट्टू गौरी को अपनी माँ समझता है। अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा श्लोक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो गौरी से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो गौरी मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ बिट्टू की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। यह बात सुनकर एक जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था, देखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देख अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे काफी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा दिक्कत तो
बिट्टू का था, वह अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती, और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से उसके घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। इधर बिट्टू भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया था। जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं ऐतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं बिट्टू की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि बिट्टू से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और आकाश यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर आकाश के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वह मेरा जीरा है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बात नहीं था। मुझे लगा शायद वह मेरे साथ वैसा ही श्लोक करेगा जैसा कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बिट्टू के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से आकाश को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी सुहाना थी और आज भी सुहाना है और हमेशा सुहाना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की मां बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वह कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप हैरान हुई आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और बिट्टू को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे भी हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियां बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर देती। कम से कम वह मेरे साथ ऐसा श्लोक कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। बिट्टू तो डर कर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुप चुका था और मैं बस सिसके भर कर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो बिट्टू था जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने बाबा के नंबर पर सेंड कर दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। बिट्टू दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वह अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूंगी ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूं और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना और अपने पति की जरूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने बिट्टू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा। घर के सारे कामकाज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने इस सब को आग लगा दी थी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। कितने किने दिन तक मैं कंघी भी ना करती थी। खैर, मैं बिट्टू के साथ साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने आकाश से बोलना ही छोड़
दिया था कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे यह चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वह मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ मैं जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इस सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। बिट्टू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियां क्या होती हैं यह तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी सज संवर कर नहीं जाना था। इस बार जब त्योहार आई तो शायद आकाश नोट कर चुका था। वह जब बिट्टू को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह कहते हुए वह कुछ हिचक जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वह मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाव के मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी से नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, यह आप किस लिए लाए हैं? आकाश मुझे हैरत से देखने लगा, बोला, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ। तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वह दीदी को अभी तक भूला नहीं था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वही शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहां से जा चुकी थी। लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। त्योहार थी तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे, बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की मां बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब मेकअप कर है, अपने आप को खूब सज संवर कर रखती है। लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। आकाश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया, कहने लगा, तुम यह सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार हैं। एक तुम हो कि घर के कामों में घिनचक कर बनी हुई हो। चलो जाओ, यह काम छोड़ो और तैयार हो जाओ आज। आकाश मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था, कहने लगा, तैयार हो जाओ। और मुझे जितनी हैरत हो उतनी कम थी। वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में तो ना जाने कब से इसी हाल में रहती